स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए, स्पीकर प्रोटेक्शन का ये सर्किट मैंने एक पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था और जिसमें कि मैंने केवल सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन किया था, लेकिन बहुत सारी बातें अधूरी थी, जैसे कि क्लिप एलईडी, सिग्नल एलईडी, इन सब का सर्किट मैंने डिस्क्राइब नहीं किया था और ये आपसे वादा किया था कि मैं किसी अगले वीडियो में ये सारी जानकारी लेकर आऊँगा। और इसी सर्किट डायग्राम के हिसाब से एक पीसीबी मैंने यहाँ बनाई है और उस पीसीबी में यहाँ कंपोनेंट्स फिल किए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, इस पीसीबी में केवल आपको दो ही एलईडी दिखाई दे रही है। एक एलईडी पावर की है और दूसरी एलईडी फॉल्ट आने पर ग्लो होती है। अगर एम्पलीफायर के आउटपुट में सिग्नल के बजाय डीसी वोल्टेज आ जाए तो ये एलईडी जो फॉल्ट की एलईडी है वो ग्लो हो जाती है। तो देखिए, हमने फॉल्ट के एलईडी के आगे एफ लिखा है और पावर के एलईडी के आगे पी लिखा हुआ है। तो ये पीसीबी का पीडीएफ फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे वीडियो का डिटेल्ड शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें जानना होगा कि एक स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड में कितने सारे पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, एक रिले होता है। रिले को ऑपरेट कराने के लिए रिले ऑपरेटिंग सेक्शन होता है। इसके साथ तीसरे सेक्शन की मैं बात करूं तो एक डीसी सेंस सर्किट होता है, जो कि सप्लाई वोल्टेज, जो स्पीकर लाइन पर अगर कोई डीसी वोल्टेज आ जाए तो उसको सेंस करके रिले ट्रिप कराता है। नेक्स्ट होता है ओवर करंट सेंस सर्किट। अगर आपके एम्पलीफायर में ओवर करंट फ्लो हो रहा है किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उसे सेंस करता है। फिर एक होता है ओवर हीटिंग सेंस सर्किट। अगर एम्पलीफायर के आउटपुट ट्रांजिस्टर बेहद ज़्यादा हीट हो गए हैं तो उसको ओवर हीटिंग से ट्रिप कराया जा सकता है। इसके अलावा सिग्नल एलईडी सर्किट, क्लिप इंडिकेशन सर्किट एंड पावर इंडिकेशन सर्किट, इस टाइप के जो एलईडीज़ लगे होते हैं इसको भी इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे लास्ट में देखिए, एक फॉल्ट इंडिकेशन सर्किट है। तो इस इतने टाइप के एलईडी यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रिले से। तो रिले किस टाइप की सेलेक्ट करनी है और क्या किस तरीके से लगानी है, आपको इसमें सारी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट की एक पावर लाइन ड्रॉ की है। तो 12 वोल्ट के साथ साथ देखिए, हम यहाँ पर पावर इंडिकेशन सर्किट जो बना सकते हैं, तो उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं होता है। एक 1K का रेजिस्टेंस एंड 1 एलईडी हमने 12 वोल्ट की लाइन पर सीधा लगा दिया है, जिससे कि ये इंडिकेशन आ जाएगा कि हमारे सर्किट में पावर आ गया है। नेक्स्ट हम रिले ड्रॉ कर लेते हैं। तो रिले के साथ साथ हमें रिले ऑपरेटिंग सेक्शन भी ड्रॉ करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक रिले ड्रॉ की है और ये रिले का कॉइल है और रिले के साथ साथ उसके साथ में इसके ये कॉन्टैक्ट्स दिखाए हुए हैं। तो इन कॉन्टैक्ट्स की डिटेल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट्स हैं, एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज है। तो जो सेंटर वाला है इसे हम पोल मान लेते हैं, इसे पी कहेंगे क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। और अभी आप देखें, पी के साथ ये जो जहाँ पर सेकंड पॉइंट है ये नॉर्मली ओपन है और पोल जो है यहाँ पर सेकंड पिन के साथ नॉर्मली क्लोज जुड़ा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मली ओपन है, यानी कि अगर ये रिले कॉइल मैग्नेटाइज नहीं है, यानी कि रिले ऑफ कंडीशन में है, तो ये ओपन रहेगा, इसीलिए इसे नॉर्मली ओपन कहा गया है। और ये रिले ऑफ है, फिर भी ये दोनों पॉइंट जुड़े होंगे, जिसे एनसी कहा गया है, यानी कि नॉर्मली क्लोज रहेंगे। अगर हमारा रिले एनर्जाइज हो जाता है, यानी कि इसके कॉइल पर जैसी वोल्टेज जाता है, तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज जो है ये ओपन हो जाएगा और नॉर्मली ओपन जो है ये क्लोज हो जाएगा। अब हम रिले के ऊपर जो जानकारी लिखी हुई है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, 240 वोल्ट पर ये 30 एम्पियर लेता है एंड 28 वोल्ट डीसी पर ये 20 एम्पियर तक लोड ले सकता है। लेकिन इसके ऊपर जो जानकारी लिखी हुई है 30 एम्पियर, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 30 एम्पियर की रेटिंग पर ये रिले मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक चल पाएगा। ये रिले मैक्सिमम 240 वोल्ट पे 8 से 10 एम्पियर से ज़्यादा इसके कॉन्टैक्ट्स नहीं ले पाएंगे अगर आप लंबे समय तक चलाते हैं। और इसका कॉइल वोल्टेज देखिए 24 वोल्ट डीसी है, क्योंकि जो ज़्यादा करंट की रिले होती हैं, जो कि स्टेबलाइज़र में यूज़ होती है, उसमें हैवी रिले लगाई जाती हैं।
तो देखिए यहाँ पर ये कॉइल है, कॉइल के दो टर्मिनल इस तरीके से दिखाए गए हैं, और जो पोल वाला हमारा टर्मिनल है, ये देखिए जो बीच का पोल है, और एक नॉर्मली क्लोज है और एक नॉर्मली ओपन है। तो पोल के यहाँ पर 2 पॉइंट है और एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के 2 पॉइंट है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हम ये जो डायग्राम दिखाया गया है इस रिले के कॉन्टेक्ट्स का अरेंजमेंट यहाँ पर है। तो आप इसमें देख सकते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कौन सा है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसके कॉन्टेक्ट्स को मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो देखिए पोल जनरली ये है हमारा, और ये हमारा नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, और इसके बाद में ये जो उसका निचला है पोल के साथ नॉर्मली ओपन पॉइंट ये है। तो ये जो कॉइल के बीच का और ये हिस्सा जो है आपस में जुड़ा हुआ है। अब चलिए अब हम इसको मल्टीमीटर के द्वारा इसकी कंटिन्यूटी देख लेते हैं। तो हमने इस दोनों पर लगाकर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये एक नॉर्मली क्लोज में हमें 0 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, और नॉर्मली जो ओपन है उसमें हमें टोटल ये पॉइंट जो है हमारा ओपन है, यानी कि इसके बीच में कनेक्शन तभी बनेगा जब रिले एनर्जाइज होगी। तो दोस्तों रिले का सब्जेक्ट यहाँ खत्म होता है। अब दूसरा सब्जेक्ट हम देखते हैं रिले ऑपरेटिंग सेक्शन, यानी कि हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड में रिले किस तरीके से ऑपरेट होता है उसका एक अलग से सेक्शन बनाया गया होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं 2N55551। ये NPN ट्रांजिस्टर हैं। आप इसकी जगह दूसरे NPN ट्रांजिस्टर जैसे कि BD139 भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये इसका कलेक्टर जो ये सेकेंड है ट्रांजिस्टर, उसका कलेक्टर डायरेक्टली रिले कॉइल से जुड़ा हुआ है, और उसका एमीटर जिस पर मैंने अभी मार्क किया है एमीटर, और इसके साथ साथ जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है इसका भी कलेक्टर जो है इस रिले कॉइल से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमने जोड़ दिया, और एमीटर पर मैंने यहाँ पर एरो मार्किंग किया है जो कि बाहर साइड की ओर निकल रहा है, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, और NPN ट्रांजिस्टर में जो एमीटर पर जो एरो दिखाई देता है वो बाहर की साइड निकलता है। यहाँ पर देखिए रिले का एक सिरा पॉजिटिव 12 वोल्ट से है, और ये एमीटर जो है ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल जाएगा ये ग्राउंड यहाँ से होती हुई यहाँ पहुँचेगा, और रिले कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, और ये कॉन्टैक्ट इस प्रकार बनेंगे। देखिए अगर हम पहले ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली सिग्नल देंगे तो हो सकता है इसमें वोल्टेज ड्रॉप्स हो जाएं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक और एडिशनल ट्रांजिस्टर लगाया है, और उसका आउटपुट जो कि एमीटर से होते हुए इसके बेस पर जुड़ रहा है। इस वजह से जो सेकेंड ट्रांजिस्टर जो कि रिले कॉइल से जुड़ा है वो फुल्ली तरीके से क्लोज होगा, और रिले कॉइल पर फुल वोल्टेज विदाउट एनी ड्रॉप्स जाएंगे। तो देखिए अब इस फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पर हमें बायस वोल्टेज लेके आना होगा, जिस वजह से ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा और सेकेंड ट्रांजिस्टर को सिग्नल फीड करेगा, और नतीजा आपका रिले कॉइल एनर्जाइज होगा। तो उसके लिए यहाँ डिले सर्किट जो है ये क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पर 220K का एक रेजिस्टेंस लिया गया है जो कि डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया जा सकता है, लेकिन अगर वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो ये ट्रांजिस्टर सेमी मतलब फुली क्लोज नहीं होगा, जिस वजह से रिले चिटरिंग कर सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हम यहाँ पर एक ज़ीनर डायोड का यूज़ करते हैं। तो ये ज़ीनर डायोड यहाँ पर हम 5.6 वोल्ट का लगाते हैं। तो ये 5V6 लिखा है, यानी कि 5.6 वोल्ट का ये ज़ीनर डायोड है। तो ये इस प्रकार लगाने से क्या होगा कि अगर वोल्टेज 5.6 वोल्ट से ज़्यादा होता है तभी इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज आएगा और ये रिले एनर्जाइज होगा। तो देखिए इस प्रकार हमने ये अरेंजमेंट कर दिया है। तो अगर हम इस प्रकार अरेंजमेंट करके जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो ये रिले इमीडिएट ऑन हो जाती है विदाउट एनी डिले। यहाँ पर इस रिले को ऑन होने में किसी प्रकार का कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जाते हैं। अब हमें यहाँ पर एक डिले क्रिएट करना है, यानी कि सप्लाई देने के बाद रिले कुछ समय बाद ऑन हो। तो ये डिले क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना होगा। तो अभी तो हम जानते हैं कि रिले विदाउट एनी डिले ऑन हो जा रही है, तो अब फिलहाल अब ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि इस रिले के ऑन होने में थोड़ा डिले मिले। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है। तो देखिए यहाँ
कैपेसिटर लगाने से जैसे ही ये होगा तो ये कैपेसिटर स्टार्टिंग में बिल्कुल शॉर्ट सर्किट रहेगा, यानी कि चार्ज नहीं है तो इसके अंदर सारा करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा। नतीजा रिले के कॉइल पर किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है, जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, उसके बेस पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 100 UF 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लिया है। ये कैपेसिटर इनिशियली जब तक पूरा फुल चार्ज नहीं होगा तब तक ये वोल्टेज बेस पर नहीं पहुँचेगी। तो ये कैपेसिटर टाइमिंग डिसाइड करता है। अगर आप यहाँ पर 47 UF लगाएंगे, यानी कि वैल्यू जैसे जैसे कम करते जाएंगे, ये जो ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर, उसके ऑन होने का टाइम कम होता जाएगा। वैल्यू कम हो रही है तो टाइम कम हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है तो टाइम बढ़ रहा है। अगर आप मान लेते हैं 1000 UF लगा देते हैं तो हो सकता है आपको 1 या 2 घंटे के बाद ये रिले ऑन हो और आप किसी प्रोग्राम में डीजे एम्पलीफायर लेकर आप किसी प्रोग्राम में गए हैं और आपने 1000 UF का कैपेसिटर लगा दिया है, तो हो सकता है कि वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही आपका एम्पलीफायर ऑन हो। तो ये रिले जो है बहुत ये जो कैपेसिटर है, इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए जो टाइमिंग सेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। ये 100 UF की नहीं, यहाँ पर मैंने 10 UF का इस बोर्ड में कैपेसिटर लगाया है और इसको हम बोर्ड को पावर अप करते हैं और देख लेते हैं कि कितने देर में हमारा ये रिले ऑन होता है। तो चलिए इस बोर्ड को मैं पावर अप कर देता हूँ। और पावर अप करने के लिए यहाँ एक चीज़ में छूट रही है, ये है कि मेन फ़िल्टर। देखिए ये सप्लाई लाइन में मैंने एक फ़िल्टर कैपेसिटर नहीं लगाया है। एक्चुअली ये थोड़ा ऑफ टॉप साइड मैंने कैपेसिटर लगा दिया जो कि स्क्रीन के बाहर यहाँ लगा देते हैं। तो ये कैपेसिटर की वैल्यू होगी 1000 UF से लेके 4700 UF तक आप लगा सकते हैं, या ज़्यादा भी लगाएंगे तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चार्जिंग टाइम उसका थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसीलिए रिकमेंडेशन ये है कि 1000 UF का काफ़ी है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने दूसरा लगा दिया। तो चलिए इसको मैं पावर अप करके देखता हूँ। तो ये मैंने जैसे कनेक्ट किया और ये रिले ऑन हो गया। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है रिले ऑन होने का टाइमिंग, देखिए फॉल्ट वाला लैंप बिल्कुल ऑफ हो गया, यानी कि रिले ऑन हो गई। एक बार फिर से पावर अप करते हैं। पावर मैंने निकाल दिया है, ये फिर से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये रिले ऑन हुआ, मतलब इमीडिएट ऑन हो जाता है। फॉल्ट का जो एलईडी है वो ग्लो करता है और इमीडिएट ऑफ हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए फॉल्ट का एलईडी ऑफ हो गया। फॉल्ट का एलईडी ऑफ होता है मतलब रिले ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से जो टाइमिंग है हमें काफ़ी कम, 1 सेकंड के आसपास मिल रहा है, तो जो कि काफ़ी कम है। तो हम ये कैपेसिटर की जगह अब 100 UF लगा के देखते हैं। ये मैंने निकाल दिया। अब मैं 100 UF का कैपेसिटर यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अब चलिए फिर से एक बार देखते हैं। ये हम उसको पावर अप करते हैं। तो ये मैंने पावर अप किया। अभी देखिए रिले कंटिन्यूअस अभी ऑफ है, ऑन अभी तक हुई नहीं है रिले, क्योंकि फॉल्ट का एलईडी ग्लो कर रहा है। फॉल्ट का एलईडी अगर ग्लो कर रहा है मतलब रिले ऑफ है, यानी कि वो कट गया है। देखिए अब धीरे धीरे ये एलईडी ऑफ हो गया और मतलब ये रिले ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से अब हमें डिले टाइम जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो ये 100 UF का कैपेसिटर जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये डिले टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डीसी सेंस और ओवर करंट प्रोटेक्टर, ये दो चीज़ क्या है। लेकिन उसके पहले डीसी सेंस और ओवर करंट ये अलग अलग टाइप के सिग्नल जाते हैं, तो इसको मिक्सिंग करने के लिए एक और सेक्शन होता है जिसे हम मिक्सिंग सेक्शन कह सकते हैं। तो ये मिक्सिंग सेक्शन कैसे बनेगा और किस प्रकार जुड़ेगा इस सर्किट में, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो उस सेक्शन को मैं यहाँ पर अब ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्रांजिस्टर के साथ वो कनेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर मैंने ड्रॉ किया है। अब देखिए हमें पता है कि अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कि रिले को ड्राइव कर रहे हैं, अगर उस ट्रांजिस्टर के बेस पर अगर हम निगेटिव वोल्टेज भेज देते हैं तो वो रिले ऑफ हो जाती है, मतलब कि कोई फॉल्ट जनरेट हो गया ऐसा समझ लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अब एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 2N5401। तो इसका एमीटर जो है किस प्रकार जुड़ेगा मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो कलेक्टर हमारा
निगेटिव यानी कि ग्राउंड से जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसीलिए इसका कलेक्टर हमने ग्राउंड से जोड़ा है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर होता तो हम इसका कलेक्टर जो है पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते। तो यहाँ कनेक्शन कुछ इस प्रकार जोड़ेंगे। तो जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल जाएगा, ये निगेटिव जो ग्राउंड है यहाँ से होती हुई यहाँ पर आ जाएगा और नतीजा यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा। और ये मेन ट्रांजिस्टर जो 2N5551, ये जो दोनों मेन ट्रांजिस्टर ये ऑफ हो जाएंगे और ये रिले अपनी नॉर्मल पोजीशन पे यानी कि ऑफ हो जाएगी, डी एनर्जाइज हो जाएगी रिले। और इस कंडीशन में फॉल्ट का एलईडी जलने लगेगा। तो ये रिले ऑफ हो जाने पे हमारा स्पीकर भी कट ऑफ हो जाएगा। तो एक चीज़ किसी भी कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप हमेशा याद रखें, रिले विल बी ऑफ इन फॉल्ट कंडीशन। अगर कोई फॉल्ट आता है तो रिले आपकी ऑफ रहेगी, रिले बिल्कुल उसके कॉइल पर किसी प्रकार का वोल्टेज नहीं रहेगा फॉल्ट की कंडीशन में। तो यहाँ इसी प्रकार से ये सर्किट को ड्रॉ किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी माल फंक्शन यानी कि गलत तरीके से रिले ऑपरेट ना हो जाए, इसके लिए इस ट्रांजिस्टर के बेस पर एक 22K का एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, जो कि किसी भी लीकेज के कंडीशन में कोई ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट ना करे, इसलिए ये रेजिस्टेंस इसके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए ये हमारा मिक्सिंग सेक्शन तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमने 3 डायोड लगा दिए हैं जो कि इनपुट्स के लिए है, क्योंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसीलिए इसको निगेटिव इनपुट मिलेगा तो ये कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर तीनों जो डायोड है इनके नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4148। दोस्तों आपको एक बात हमेशा यहाँ याद रखनी है कि आपका रिले फॉल्ट कंडीशन में ऑफ हो जाएगा, यानी कि रिले विल बी ऑफ इन फॉल्ट कंडीशन। फॉल्ट आने पर दोस्तों हमें यहाँ एक इंडिकेशन लैंप लगाना होगा, यानी कि एलईडी लगानी होगी। तो जैसे देखिए दोस्तों, रिले जब एनर्जाइज होती है तो ये निगेटिव यहाँ से होती हुई यहाँ पर आ जाता है, जिससे रिले के अक्रॉस में वोल्टेज आ जाता है, रिले ऑन होती है। लेकिन जब रिले ऑफ होगी तो ये जो पॉजिटिव 12 वोल्ट है वो यहाँ पर इस टर्मिनल पे आ जाएगा, क्योंकि ये 12 वोल्ट ये कॉइल के जरिए यहाँ पर आ जाता है कि जो पॉजिटिव सप्लाई होता है। तो इस पॉजिटिव सप्लाई को अब हम यहाँ से एलईडी इंडिकेशन के लिए कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार हमने कनेक्शन किया है 1 के रेजिस्टेंस लगा के। अगर यहाँ पर हमारी रिले ऑन हो जाती है, जैसे रिले नॉर्मली ऑन हो रही है और वहाँ कोई फॉल्ट नहीं है, तो इस एलईडी को ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये निगेटिव यहाँ पर आ जाता है और एलईडी का दूसरा सिरा निगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि दोनों सिरे निगेटिव यानी कि ग्राउंड से जुड़े होने पर एलईडी ऑफ हो जाती है, लेकिन उस स्थिति में रिले ऑन हो रहती है, यानी कि अब कोई फॉल्ट नहीं है, स्पीकर सेफ है, इसीलिए स्पीकर को ये रिले कनेक्ट कर देती है। इसके बाद दोस्तों एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है इस रिले कॉइल के अक्रॉस में एक डायोड लगाना। जैसे कि अगर हम किसी इंडक्टर पर अगर सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई अगर देते हैं, तो स्विचिंग के टाइम में जैसे आप स्विच ऑन करते हैं उस टाइम में या फिर स्विच ऑफ करते हैं, तो उस टाइम के बीच में इंडक्टर के अक्रॉस में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज डेवलप हो जाता है। ये रिवर्स पोलैरिटी का वोल्टेज होता है। आप जो पोलैरिटी में वोल्टेज देते हैं उसका अपोजिट वोल्टेज इस इंडक्टर में स्विचिंग के टाइम डेवलप होता है। तो इस वोल्टेज से हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, इसलिए यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड जो इस हाई वोल्टेज को सप्रेस कर दे, ये डायोड लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये डायोड हमारा रिवर्स पोलैरिटी में लगा हुआ होता है। तो देखिए रिवर्स बायस में ये डायोड को हमने यहाँ पर लगा रखा है, यानी कि जब इंडक्टर में ये स्विचिंग होगा, जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑफ इस रिले को ऑन ऑफ करेगा, तो ये स्विचिंग के समय जो वोल्टेज है ये जो डायोड है उसको जीरो कर देगा या नलीफाई कर देगा। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं डीसी सेंस सर्किट, और डीसी सेंस सर्किट को हम यहाँ पर इनपुट देंगे। तो इस प्रकार अगर एम्पलीफायर की स्पीकर आउटपुट में डीसी वोल्टेज डेवलप हो जाता है फॉल्ट के कारण, तो वो डीसी वोल्टेज स्पीकर को ख़राब कर सकता है। तो वो कैसे सेंस होगा और कैसे इस सर्किट से जुड़ेगा, हम उसको अब ड्रॉ करेंगे। तो देखिए डीसी सेंस करने के लिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर मैंने ड्रॉ किए हैं, और ये दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस ग्राउंड से जुड़ा है और सेकंड ट्रांजिस्टर का एमीटर ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर आपस में जुड़ेंगे और यही कलेक्टर से हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसका कनेक्शन इस प्रकार से है। तो देखिए 22 के रेजिस्टेंस के बाद में यहाँ पर हमें जो एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट वाला जो टर्मिनल है वो यहाँ पर हमें लगाना है।
यहाँ पर हम एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करेंगे और यहाँ दो कैपेसिटर जो कि नॉन पोलर टाइप में लगे होने चाहिए, तो इस प्रकार उनका कनेक्शन यहाँ होगा। तो देखिए इस प्रकार इन्हें जोड़ा गया है। इनकी वैल्यू 100 UF है। और एक ज़रूरी बात यह है कि इस एम्पलीफायर का जो ग्राउंड है और स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड का ग्राउंड आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। तो इनकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 100 UF। और आप इसकी वोल्टेज जो है 50 वोल्ट की रेटिंग रखिए। अगर आप ज़्यादा वोल्ट की रेटिंग रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस प्रकार इनके टर्मिनल मैंने प्लस और माइनस से इंडिकेट कर दिए हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगानी होती है जो कि इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर सकती है। तो उसकी वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ 10K है। तो ये इस प्रकार अरेंजमेंट हमारा यहाँ है जो कि डीसी सप्लाई को सेंस करेगा। अगर यहाँ एसी सप्लाई आती है तो ये सर्किट उसको नॉर्मल समझेगा, और अगर गलती से डीसी आउटपुट, अगर डीसी सप्लाई आ जाती है तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा जो कि हमें वो आउटपुट को यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर से हमें अगर डीसी सप्लाई स्पीकर लाइन पर आती है तो हमें एक आउटपुट मिलेगा जो कि इस आउटपुट को हमें यहाँ पर जोड़ना होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये तीनों डायोड में से कहीं पर भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये मिक्सिंग सेक्शन में हमने यहाँ पर जोड़ दिया और इस प्रकार फॉल्ट आने पर ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा और रिले ऑफ हो जाएगी। तो हमारा ये डीसी सेंस सर्किट यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में ओवर करंट सेंस सर्किट के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर ओवर करंट हो जाता है, जिसे हम OCP कहते हैं, तो वो कैसे वर्क करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर ली है जिसका नंबर है 5551। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, जैसे कि पिछले बार हमने डिस्क्राइब ऑलरेडी कर लिया है। तो देखिए इसके बेस पर अब हमें एक रेजिस्टेंस जोड़नी है जिसकी वैल्यू 4.3K है। अगर वो ना मिले तो आप 4.7K भी लगा सकते हैं। और एम्पलीफायर का जो स्पीकर आउटपुट टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ये जो कि एमीटर से जुड़ा होगा, तो इसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये कहाँ जुड़ा हुआ है। ये यहाँ लिख देते हैं एम्पलीफायर स्पीकर आउटपुट। हालांकि ये और ये एक ही चीज़ है, इसको आपस में भी एक लाइन जोड़ के बनाया जा सकता था, दिखाया जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए मैंने अलग से बनाया है। तो यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस जुड़ेगी जो कि बेस और एमीटर के बीच में है, और इसी तरीके से एक कैपेसिटर जुड़ेगा, वो भी बेस और एमीटर के बीच में है। कैपेसिटर की वैल्यू 104 यानी कि 0.1 UF है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.3K है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी सभी रेजिस्टेंस है सब क्वार्टर वाट में है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये कलेक्टर से एक आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट हमारा OCP आउटपुट कहलाएगा और ये जो है हमारे मिक्सिंग सेक्शन को जुड़ जाएगा। तो लेकिन अब ये इनपुट को किस तरीके से यहाँ ओवर करंट सेंस होगा उसके बारे में अब हम डिटेल तरीके से देख लेते हैं। तो ये हमारा जाके कनेक्ट होगा एमीटर रेजिस्टेंस पर। जो एम्पलीफायर का आउटपुट होता है, आउटपुट में आप देखे होंगे आउटपुट ट्रांजिस्टर के साथ में 5 वाट की एमीटर रेजिस्टेंस लगी होती है। तो देखिए ये एम्पलीफायर का आउटपुट स्टेज, और यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस, एक NPN और एक PNP। तो इस तरीके से दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक NPN साइड है और एक PNP साइड है। अगर आपके बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर हैं तो बहुत सारी रेजिस्टेंस होगी, लेकिन उसके दो ही पार्ट होंगे, एक NPN साइड और एक PNP साइड। तो ये जो हमें कनेक्शन करना है ये हमें NPN साइड में ही करना है। देखिए ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है और ये मेरा PNP ट्रांजिस्टर है। तो ये OCP के कनेक्शन किस प्रकार जुड़ेंगे हम देख लेते हैं। तो ये जो टर्मिनल है हमारा डायरेक्टली एमीटर पर जुड़ेगा, NPN ट्रांजिस्टर के एमीटर पर। तो यहाँ एमीटर रेजिस्टेंस लिखने की बजाय अगर मैं यहाँ लिख दूँ NPN ट्रांजिस्टर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये NPN ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है उस पर हमें ये पॉइंट डायरेक्टली जोड़ना है। और उसके बाद देखिए नीचे साइड में हमें जो एमीटर जो टर्मिनल है, जो एम्पलीफायर स्पीकर आउटपुट है, वो तो डायरेक्टली हमें स्पीकर लाइन पर ही जोड़ना है। तो
शॉर्ट सर्किट के दौरान ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ और यहाँ पर इसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस शॉर्ट सर्किट, अगर स्पीकर वायर शॉर्ट सर्किट होते हैं तो इनके बीच में जो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा जो कि इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराएगा और एक आउटपुट निकलेगा OCP आउटपुट, यानी कि एक आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा और ये आउटपुट सिग्नल हमारा जाकर जुड़ेगा ये मिक्सिंग सेक्शन के किसी भी 4148 इस डायोड के इस टर्मिनल पर। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आउटपुट पे हमें OCP सिग्नल आएगा जो कि मिक्सिंग सेक्शन में जाएगा और मिक्सिंग सेक्शन से जाने के बाद इस रिले को ये ऑफ करा देगा। तो यहाँ पर इस रिले को ऑफ कराने का मतलब ये है कि फॉल्ट आ चुका है और फॉल्ट वाला इंडिकेशन LED जलने लगेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने 0.335 वाट की रेजिस्टेंस लगाई है तो हो सकता है ये सर्किट सही काम करे। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू की आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये हो सकता है कि माल फंक्शन कर जाए। तो यहाँ एक चीज़ ये रिले पर मैं इंडिकेट करना भूल गया, ये यहाँ पर NO पॉइंट पे हमें एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट जो है एम्पलीफायर बोर्ड से जो आता है तो ये फ्रॉम एम्पलीफायर इस हमें NO पॉइंट पर लगाना है और ये जो P वाला पोर्शन है हमें स्पीकर टर्मिनल पर पहुंचाना है। स्पीकर के लिए आउटपुट यहाँ से होती हुई यहाँ से निकलेगा स्पीकर आउटपुट और एम्पलीफायर का इनपुट NO पॉइंट पर आएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है दोस्तों, एम्पलीफायर का जो GND यानी ग्राउंड टर्मिनल है और स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड का ग्राउंड टर्मिनल, इन दोनों को आपस में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे तो आपका स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट काम नहीं करेगा। तो यहाँ मैं लिख दिया एम्पलीफायर ग्राउंड मस्ट बी कॉमन विथ स्पीकर प्रोटेक्शन ग्राउंड। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा ओवर करंट सेंस सर्किट तो अभी समझ में आ गया, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ओवर हीटिंग सेंस सर्किट के ऊपर बात करते हैं कि अगर आपका मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का हीट सिंक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हम उसे कैसे उसको सेंस करा के इस रिले को ट्रिप करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक थर्मल स्विच हमें लेनी है। इस टाइप के एक थर्मल स्विचेस आती है, अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको 2 टर्मिनल वाली थर्मल स्विचेस मिलती हैं। तो ये डायरेक्टली उनके ऊपर टेम्परेचर डिस्क्राइब होता है, ये कितने डिग्री सेल्सियस पे ऑन होगी या ऑफ होगी, इस दोनों टाइप की आती हैं। तो आपको लेना है ऐसी स्विचेस जो कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर पर ऑन हो जाए। नॉर्मली टेम्परेचर पे ऑफ रहेंगी वो, उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, सपोज़ किसी पे 90 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो वो स्विच ऑन हो जाएगी। तो ऐसे में हमें इस स्विच का जो एक सिरा है ग्राउंड से जोड़ना है और उसका दूसरा सिरा इस जीनर डायोड 4148 डायोड के एक टर्मिनल पर जोड़ना है। तो जैसे ही अगर ये स्विच ऑन हो जाती है इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर, आप 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 85 डिग्री सेल्सियस की थर्मल स्विच परचेस कीजिए जिसका एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा होगा और उसका आउटपुट हमारे 4148 डायोड पर होगा। तो ये ओवर हीटिंग सेंस सर्किट की बात हुई। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सिग्नल एंड क्लिप इंडिकेशन की बात करते हैं। तो सिग्नल और क्लिप इंडिकेशन मेरे पिछले वीडियो में भी नहीं हो पाया था, तो इस बार चलिए ये दोनों सब्जेक्ट को भी हम अब क्लियर कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए केवल एक ट्रांजिस्टर का मतलब सिग्नल के लिए एंड क्लिपिंग के लिए एक एक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, सिग्नल LED, पावर LED एंड क्लिप LED को मैं अलग पेज पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 2 ट्रांजिस्टर लिए हैं और ये दोनों ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है और ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को ग्राउंड से जोड़ा गया है। और जो पावर LED का इंडिकेशन आप देख रहे हैं वो तो बहुत ही सिंपल है, उसे तो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसको मैं क्लिप इंडिकेशन बनाऊँगा इस LED को, और जो दूसरा LED है ये मेरा सिग्नल इंडिकेशन LED बनेगा और पावर इंडिकेशन LED ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये सर्किट बहुत सिंपल है। तो देखिए, जो हमारा क्लिप का इंडिकेशन है उसका जो कलेक्टर पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2.2 के है एंड जो सिग्नल वाले LED पर 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सिग्नल और क्लिप इंडिकेशन बिल्कुल एक तरीके से जलते हैं, उनमें फ़र्क क्या है।
तो देखिए क्लिप और सिग्नल इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो सबसे पहले हमें क्लिपिंग को समझना होगा कि क्लिपिंग क्या है, और क्लिपिंग के समय अगर इंडिकेशन आ रहा है तो मतलब हमारा एम्पलीफायर डेंजर जोन में जा रहा है। तो देखिए नॉर्मली इस तरीके से सिग्नल एम्पलीफाई होता है पॉजिटिव पीक में, लेकिन अगर उसमें क्लिपिंग आ जाए तो जो पीक वाला हिस्सा है वहाँ पर सिग्नल एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ मिली सेकेंड के लिए वहाँ डीसी वोल्टेज आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये डीसी वोल्टेज आ गया है, ऊपर टॉप में देखिए क्लिपिंग नहीं हो पाई, क्लिपिंग हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सिग्नल एम्पलीफिकेशन का काम नहीं हुआ है। तो ये जो क्लिपिंग है इसी को डिटेक्ट करने का काम है, इसी को डिटेक्ट करने के बाद जो इंडिकेशन जलता है वही है क्लिपिंग इंडिकेशन। क्लिपिंग मोड आपको ये इंडिकेट करता है कि अब आपके एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन पावर एंड हो चुकी है, अब वो और ज़्यादा एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स है उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे पहले सिग्नल इंडिकेशन को हम फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक बेस पर 22K का एक रेजिस्टेंस लगाया है जो कि इसके इनपुट एम्पिडेंस को काफ़ी कम कर देता है। इस वजह से ये सिग्नल एलईडी अननेसेसरी विदाउट सिग्नल ग्लो नहीं होगा। तो देखिए हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है जो कि स्पीकर आउटपुट, जो एम्पलीफायर से जो स्पीकर आउटपुट की लाइन है वो यहाँ पर ये है। इस फ्रॉम एम्पलीफायर स्पीकर आउटपुट, ये टर्मिनल पर हम इसे जोड़ेंगे तो सिग्नल हमें एम्पलीफायर के स्पीकर आउटपुट से ही मिलने वाला है। लेकिन ये सिग्नल हमेशा एसी फॉर्म में होता है, यानी कि एसी वोल्टेज होता है इसमें। तो इसको हमें सिग्नल देना है तो उससे पहले हमें डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम उसके लिए एक 4007 डायोड लगा के उसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एंड इस एलईडी को ज़्यादा वॉल्यूम पर भी ख़राब नहीं होना चाहिए, ग्लो करते हुए रहना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का नेटवर्क हमने यहाँ रेडी किया है। तो जैसे इसके बेस पर सिग्नल मिलेगा, एलईडी को ऑलरेडी पॉजिटिव वोल्ट है, और यहाँ से जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल फीड होगा तो ये निगेटिव वोल्टेज जो इसके एमीटर पर है वो इस एलईडी के टर्मिनल पर आएगा और एलईडी ग्लो करने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें जो कि 1 UF से 2.2 UF के बीच में हो तो एलईडी के ग्लो में जो एलईडी के जो ग्लो करने का स्टाइल है थोड़ा डिले हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड का डिले मिलेगा, जिससे कि उसकी जो जगमगाहट है थोड़ी तेज़ आपको पहले के मुकाबले लगेगी। तो चलिए एक बार फिर से आते हैं हम क्लिप सर्किट की ओर। तो देखिए इसके बेस पर 1.2K का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि काफ़ी कम इम्पीडेंस के लिए सर्किट को बना देता है। और यहाँ पर बेस पर देखिए 100K के रेजिस्टेंस के ज़रिए हम यहाँ पर सिग्नल फीड करेंगे। लेकिन सिग्नल और क्लिप के बीच में फ़र्क ये है कि ये एम्पलीफायर की एम्पलीफाइंग स्टेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है, इसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने एसी वोल्टेज जो है स्पीकर आउटपुट का एसी वोल्टेज हमने उसको एक डायोड के ज़रिए डीसी में कन्वर्ट किया। अब क्लिप डिटेक्शन के लिए हम ये कर सकते हैं कि हाँ, मान लेते हैं हमारा एम्पलीफायर ±50 वोल्ट डीसी पर काम कर रहा है, तो उसका एसी जो ट्रांसफार्मर का एसी आरएमएस आउटपुट होगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो 50 को हम 1.41 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 35 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि हम इसे 36 वोल्ट एसी मान लेते हैं। यानी कि ये हमारा ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम आउटपुट है, और जो हमारा एम्पलीफायर है मैक्सिमम एसी आउटपुट 36 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। 36 वोल्ट से ज़्यादा जाने पर वो प्रॉपर एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकता। तो हम ये मान लेते हैं कि 36 वोल्ट के बाद जो भी आएगा वो क्लिपिंग में चला जाएगा, जिससे कि प्रॉपरली एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक 36 वोल्ट का झीनर डायोड लगा लेते हैं। तो हमने ये 36 वोल्ट का झीनर डायोड रिवर्स बायस में लगाया है, यानी कि अगर 36 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पर होता है तो ये क्लिपिंग इंडिकेशन जलने लगेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि अब क्लिपिंग इंडिकेशन आ गया, मतलब आपका एम्पलीफायर 36 वोल्ट के आउटपुट को अब क्रॉस कर रहा है, जो कि अब वो प्रॉपर क्लिपिंग में मतलब वो जा रहा है। अब हमें वॉल्यूम कंट्रोल को कम कर देना चाहिए।
तो इस तरीके से हमें क्लिपिंग पता चल जाएगी कि ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम ऑसिलोस्कोप लगा के एक्चुअल हमारा एम्पलीफायर कितने वोल्ट पे क्लिपिंग कर रहा है ये पता करें, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हम इस सर्किट को, क्लिपिंग सर्किट को ट्यून कर सकते हैं और परफेक्टली क्लिपिंग क्या होता है उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। तो फिलहाल चलिए, ये जो बोर्ड मैंने पीसीबी डिज़ाइन किए इसे हम शॉर्ट में थोड़ा सा लिटिल टेस्ट इसका कर लेते हैं। दोस्तों, इसके मैंने सभी कनेक्शंस करते हुए अभी इस बोर्ड को पावर अप कर दिया है और टाइम डिले के कारण अभी रिले ऑन नहीं हुई है। रिले ऑन होते ही म्यूज़िक खुद ब खुद बजना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कब ऑन होता है। और ये ऑन हो गया। यहाँ पर दोस्तों एक टेस्ट ले लेते हैं कि ये रिले कितने वोल्ट, डीसी वोल्ट को सेंस करते हुए ऑफ हो जाता है। तो हम यहाँ पर इस बोर्ड को मिनिमम जो डीसी वोल्टेज है 1.5 से लेके 3 वोल्ट के बीच में, पहले तो 1.5 वोल्ट से तो ये सेंस नहीं किया, तो 3 वोल्ट से इसे हम देख रहे हैं कि मिनिमम 3 वोल्ट पर ये रिले ट्रिप होता है या नहीं। ये ट्रिप हो गया, यानी कि 3 वोल्ट को भी ये इजीली सेंस करके ट्रिप हो जाता है, जो कि इसकी जो डीसी सेंस की जो सेंसिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। यानी कि 100% ये सर्किट, अगर एम्पलीफायर फेल हो जाता है और स्पीकर लाइन पर डीसी वोल्टेज आता है तो ये इतना तो ज़रूर है कि स्पीकर को ये सेव कर ही लेगा। तो 1.5 वोल्ट में तो इफ़ेक्ट नहीं आता है, मिनिमम 3 वोल्ट तो चाहिए होता है, और 1.5 वोल्ट पर मुझे नहीं लगता कि स्पीकर उड़ेगा। और दोस्तों, लास्ट में मैं इस सर्किट की एक ख़राबी ये बताना चाहूँगा कि इसमें OCP का जो पॉइंट उठाया गया है, यानी कि एम्पलीफायर का स्पीकर आउटपुट टर्मिनल अगर शॉर्ट हो जाए तो इसमें रिलेट तो ट्रिप हो जाता है, लेकिन अगर स्पीकर आउटपुट हमने कम खोल रखा है, यानी कि वॉल्यूम कम खोल रखा है, तो ये सर्किट का शॉर्ट सर्किट परसेंटेज ये सेंस नहीं कर पाता। यानी कि वॉल्यूम आपका 10 या 20% ओपन है तो हो सकता है ये सेंस नहीं करेगा, और स्पीकर शॉर्ट होने पर भी आपका एम्पलीफायर का आउटपुट ट्रांजिस्टर ओवरहीट होकर जल जाए। अगर आपने ओवरहीट प्रोटेक्शन लगा रखा है तो उस समय ट्रिप हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट के लिए ये उतना बेस्ट नहीं है। इसके लिए अच्छा ये होगा कि हम VI लिमिटर अपने एम्पलीफायर के सेक्शन में लगा दें। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है स्पीकर प्रोटेक्शन पर बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है, पता नहीं आपको अच्छी भी लगी या नहीं। खैर, जो भी हो, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।